जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है घमंड का अंतिम भाग। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। उस दिन घर में कई काम हुए। केशव ने कठोरता पूर्वक नीरजा से जवाब तलबी की तो बुलेट और वॉशिंग मशीन वाली बात भी सामने आई। केशव सिर पकड़कर बैठ गया। बोला, तुम्हें वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल दिखा, पर यह नहीं सोच पाई कि प्रभा भाभी ने सालों मेरे कपड़े अपने हाथों से धोए हैं। वर्षों तक मुझे खाना पका पका कर खिलाया था, और आज तुम्हें बुलेट की पड़ी है। अरे मोटरसाइकिल चलाना भी मैं भैया की बाइक से ही सीखा था। नीरजा पति के डांट खाकर भी खुश थी। उसका घमंड उसे संयुक्त परिवार के लाभ को समझने ही नहीं दे रहा था। वह तो बंटवारे को अपनी सफलता समझ रही थी। उसका पति कमाता ज्यादा था, उन लोगों पर भी जिम्मेवारी भी कम थी। अब वह पति को पटना शिफ्ट करने के लिए उकसा सकती थी। अगर केशव अब भी नहीं मानता तो वह जहानाबाद में ही घर के अगले हिस्से में ब्यूटी पार्लर खोल सकती थी। उसी शाम प्रभा देवी एक वॉशिंग मशीन और एक मिक्सर ग्राइंडर खरीद कर घर ले आई थी। नंदकिशोर जी ने अपना फैसला सुना तो दिया था, पर सबसे ज्यादा व्यथित केशव था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई भाभी ने उसे जिस तरह से रखा था, पाला था, वह उसे कभी भुलाया ना गया। बड़े भाई की मदद के बिना वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकता था। पटना के कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं ले सकता था। यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन भी नहीं कर पाता। जो भी व्यक्ति उन्हें या उनके परिवार को जानता था, हर कोई केशव को ही दोषी ठहराता, एहसान फरामोश समझता। इसलिए केशव ने तय किया कि जहानाबाद में रहकर बंटवारे की तोहमत झेलने से अच्छा है कि वह पटना ही कूच कर जाए। फिर वह समाज में कह सकता था कि प्रतिदिन के अप डाउन से उसे परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने पटना में ही रहने का निर्णय लिया है। अब एक ही घर में दो रसोई होने का कलंक भी नहीं लगना था। 7 के बजाय 5वें दिन ही केशव ने जहानाबाद छोड़ दिया। मकान दिलवाने में सालों ने व्यापक भूमिका निभाई थी। किराए का घर ससुराल के पास ही था। मन से वह बहुत आहत था। इसलिए बंटवारे के लिए भी वह नंदकिशोर जी को ही उत्तरदायी समझता था, जो औरतों की बातों पर आकर घर का बंटवारा कर रहे थे। नीरजा ऊपर से दुखी होने का अभिनय कर रही थी, परंतु उसका अंतर्मन प्रफुल्लित था। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश थी। काश यही काम पहले हो गया होता तो अब तक वह पटना में सेटल हो गई होती। उसका ब्यूटी पार्लर भी मशहूर हो चुका होता। महज 15 दिन के अंदर ही नीरजा का भ्रम टूटा। माँ और बहन, जो अक्सर उसे पटना में सेटल होने के लिए उकसाती थी, अब नीरजा को उनसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था। वह ब्यूटी पार्लर क्या चलाती, गोलू को पालना भी भारी पड़ रहा था। जहानाबाद में गोलू हमेशा प्रभा देवी से चिपका रहता था। कई बार तो रात में भी प्रभा देवी के साथ चिपक कर सो जाता था। यहाँ पटना में अभी भी घर सुसज्जित नहीं हुआ था। ठीक है, उसे दहेज में बहुत सारा सामान मिला था, परंतु छोटी मोटी बहुत सी चीजें अभी खरीदनी पड़ रही थी, जुटानी पड़ रही थी। भले ही किराए का मकान था, पर पर्दे तो खुद के लिए लगाना ही पड़ता है। कुछ फर्नीचर भी लेने पड़े। गैस स्टोव और गैस कनेक्शन जैसी चीजें भी जुटानी पड़ी थी। ना समझ गोलू को अभी तक समझ नहीं आया था कि घर में हुआ क्या है। वह अक्सर बड़ी मम्मी की पुकार लगाता हुआ प्रभा देवी को अपने घर में ढूंढता था। केशव पहले नीरजा से नाराज हुआ, फिर बड़े भाई के प्रति नाराजगी बढ़ती गई। क्यों? औरतों के विवाद के कारण उन्होंने आज्ञाकारी भाई की अवहेलना की। नाराजगी पहले क्रोध में, फिर प्रचंड आक्रोश में बदल गया। बाद में तो उसे भाई की हर डांट फटकार भी, जिसका अब कोई औचित्य नहीं था, बुरे स्मरण की तरह याद आने लगा। जिस भाई ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, पहली बार स्कूल लेकर गया था, कॉलेज में एडमिशन दिलाया था, बिना सोचे विचारे शिक्षा पर भरपूर खर्च किया था, पल पल आलंबन बना था, सहारा दिया था,
अब वही आंखों में खटकना शुरू हो गया। 2 माह तक जहानाबाद वाला मकान खाली रहा था। केशव का इरादा भी नहीं था कि वह उसे किराए पर चढ़ाए, पर जब पटना में प्रतिमा 16,000 किराया देना पड़ा तो उसने मन मारकर जहानाबाद वाले मकान के अपने पोर्शन में 2 किराएदार रख लिए, जिनसे उसे प्रतिमा 12,000 रुपये किराए के मिल जाते थे। बाद में किराएदारों के मिसबिहेव की शिकायत जब नंदकिशोर जी ने केशव से की तो नाराज केशव भड़क उठा था। आपको तो सभी से तकलीफ है, पहले मुझसे हुआ, अब मेरे किराएदारों से भी तकलीफ होने लगी। जरा जरा सी बात का बतंगर बनने लगा। रिश्ते शत्रुता में बदलते चले गए। कुछ और समय गुजरा। गोलू स्कूल जाने लगा तो नीरजा के अंदर का ब्यूटिशियन एक बार फिर जागा। पर जल्दी ही उसे पता चल गया कि समोसा बनाना और समोसा बेचना दोनों ही अलग अलग कला है। वह समोसा बना सकती थी, पर उसे बेचने नहीं आता था। वह किसी का श्रृंगार तो कर सकती थी, पर ग्राहक जुटा पाना उसके बस में नहीं था। घर में वह पार्लर खोल ले, केशव इसकी इजाजत तो दे सकता था, पर नीरजा फुल टाइम कहीं ब्यूटिशियन की नौकरी करे, खुद केशव को गवारा नहीं था। जिस बच्चे के सुंदर भविष्य के लिए वो पटना आए थे, जब उस बच्चे का ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाता, फिर ऐसी नौकरी, ऐसे पैसे का क्या औचित्य था। नीरजा का भ्रम टूटा तो उसका दर्द भी टूटने लगा। दिखावे के लिए वह अपने अमीर मायके का हवाला जरूर देती थी, पर सच्चाई उसे भी समझ में आ गया था। शादी के इतने साल बाद उसे मायके से क्या सहायता मिल सकती है, इसे वह अच्छी तरह से जान गई थी। कई बार वह अपनी माँ से शिकायत भी कर चुकी थी कि तुम लोगों के भड़कावे में आकर मैं कहीं की नहीं रही। मैं ससुराल वालों से दुश्मनी करके सबसे बुरी बन गई। आज यहाँ मैं आज बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। नीरजा को भली भांति एहसास हो चुका था कि वह बेवजह अमीर मायके का घमंड करती थी। माँ के पास सहानुभूति के बोल के अलावा और कुछ नहीं था। कभी कभार नीरजा के सुर में सुर मिलाकर नंदकिशोर एवं उनकी फैमिली को कोस लिया करती थी। ज्यादातर तो वह खुद की दोनों बहुओं की शिकायत किया करती थी। बहन खुद की गृहस्थी में संघर्ष कर रही थी और मायके में दोनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया था। स्थिति ऐसी थी कि अब मायके से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, ना मिलने की अपेक्षा बची थी। अब नीरजा का घमंड सिर्फ पति के पद और वेतन के आश्रय था। उसे लगता था कि उसके पति की आय अभी भी बड़े भैया के वेतन से ज्यादा है और हम अब भी उनसे बेहतर जीवन शैली जी सकते हैं। उधर अभय का एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया था। नीलू भी नीट की तैयारी करने के लिए राजस्थान के कोटा शहर में भेज दी गई थी। नंदकिशोर जी पर आर्थिक दबाव तो था, पर बैंक प्रदत्त शिक्षा ऋण के कारण वह निर्वाह शिक्षा पर खर्च कर रहे थे। बेटा एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई कर रहा था और बेटी की कोचिंग और खाने का खर्च वे अपनी जेब से करते थे। केशव के नंदकिशोर जी से रिश्ते दिनों दिन बिगड़ते चले गए। घर के बंटवारे के बाद गांव की जमीन जायदाद का भी बंटवारा हुआ। दोनों भाइयों ने 2 अलग-अलग किसानों को अपनी अपनी जमीनें बटाई पर खेती करने के लिए दी थी। बाद के दिनों में तो हालात ऐसे हो गए थे कि केशव कभी जहानाबाद आता भी था तो नंदकिशोर जी से मिलने से कतराता था। उसकी भरपूर कोशिश होती थी कि भाई भाभी की मुलाकात से बचा जाए। लंच टाइम पर जब उसे भूख लगती थी तो वह किसी मित्र के घर या होटल में खाना खा लेता था। बंटवारे के बाद उसने बड़े भाई के घर एक गिलास पानी तक नहीं पिया था। नंदकिशोर जी को आगे पीछे सब कुछ पता चल जाता था, परंतु उन्होंने जैसे उसे विस्मित कर दिया था, जैसे उसके होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। पड़ता भी था तो कम से कम वे उसे व्यक्त नहीं करते थे। यहाँ तक कि प्रभा देवी के सामने भी। रविवार का दिन था। 4 दिन के बाद ही दिवाली थी। मकान भले ही किराए का हो,
पर साफ सफाई तो रहने वालों को ही करनी होती है। नीरजा और केशव घर की साफ सफाई कर रहे थे। केशव के हाथ में झाड़ था और वह बालकनी में एक स्टूल पर खड़ा होकर बालकनी की छत झाड़ रहा था। बैलेंस डगमगाए नहीं, इसके लिए नीरजा ने स्टूल को मजबूती से पकड़ रखा था। स्टूल प्लास्टिक का था, देखने में काफी मजबूत था। पता नहीं केशव के भार से स्टूल का पांव मुड़ा था या झाड़ने के क्रम में जो हिलडुल हुई थी उसके कारण स्टूल एक तरफ दब गया था। केशव का भारी शरीर संभल न सका और बालकनी के रेलिंग के पार कुछ क्षण हवा में रहा, फिर एक छज्जे से टकराता हुआ सिर के बल जमीन पर गिरा। एक साथ दो चीखें गूंजी बालकनी में, हकबकाई सी नीरजा के होठों से और जमीन पर लहूलुहान हो चुके केशव के कंठ से। क्षण भर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया था। केशव थोड़ी देर तक छटपटाता रहा, फिर उस पर बेहोशी तारी होती चली गई। आवाज सुनकर कई लोग लपक कर वहां पहुंचे थे। केशव का सिर बुरी तरह से फटा हुआ था, कंधे लूंज-पुंज से हो चुके थे। किसी भले मानस ने एक गमछे से केशव का सिर जोरों से बांधा ताकि रक्तस्राव बंद हो सके, तो किसी ने एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया। आधे घंटे के अंदर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता हुआ केशव पटना मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में था। दोनों साले और साली भी अस्पताल पहुंच गए थे। बड़े साले ने कुछ सोचकर नंदकिशोर जी को मोबाइल पर खबर कर दी। घर में जैसे कोहराम मच गया था। 3 घंटे के बाद नंदकिशोर एवं प्रभा देवी भी पटना अस्पताल में पहुंच गए। नंदकिशोर जी ने करीबी दोस्तों से मदद मांगी थी। कुछ दोस्त नगद रुपये लाए थे, तो कुछ दोस्तों ने अपना एटीएम कार्ड तक दे दिया था। घर में पड़े हुए पैसे भी ले लिए गए थे और थोड़े पहनने के कपड़े रखकर पति पत्नी पड़ोस में रहने वाले एक टैक्सी संचालक से गाड़ी भाड़े पर लेकर पटना के लिए रवाना हो गए थे। जब वे अस्पताल पहुंचे तब तक केशव की सर्जरी शुरू हो गई थी। केशव की हालत गंभीर थी। सर तो फटा था ही, कंधे और दाहिने हाथ की हड्डियां भी बुरी तरह से टूट चुका था। ज्यादा खतरा सिर के चोट से ही था। नीरजा ने जब नंदकिशोर जी और प्रभा देवी को देखा तो उसे एक बार ये यकीन भी नहीं हुआ था कि इस संकट की घड़ी में वे लोग साथ थे। नीरजा की पलकें एक बार फिर भीग गई। वह चित्कार मारकर प्रभा देवी से लिपट गई। दोनों की आंखें बरसने लगी। जब रोना सिसकना कम हुआ तो नंदकिशोर जी दखलंदाज हुए। बोले, इलाज के लिए रुपये पैसे तो हैं, सचिवालय स्टाफ है, इसलिए पैसे की समस्या नहीं है। आगे पीछे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। फिर भी कोई जरूरत हो तो बेझिझक बोलना, मैं इंतजाम करके आया हूँ। मैं भी अपने सारे गहने लेकर आई हूँ। प्रभा देवी धीरे से बोली, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। इनके एक अफसर आए थे, बोल रहे थे कि अच्छा से अच्छा इलाज होगा। जरूरत पड़ी तो एम्स भी भिजवा देंगे। कोई कुछ करे न करे, पर इलाज और पैसों की कमी के कारण मैं मेरे भाई को कुछ भी नहीं होने दूंगा। नीरजा नंदकिशोर जी को श्रद्धापूर्वक देखती रह गई। दिवाली की शाम थी। वातावरण में अंधेरा छाने लगा था। लोग दिवाली के दिए निकालने लगे थे और बच्चों ने पटाखे जलाने शुरू कर दिया था। केशव का ऑपरेशन सफल रहा था। टूटी हड्डियों में रॉड डालकर प्लास्टर कर दिया गया था। फटा हुआ सर सर्जरी कर टांके लगा दिए गए थे, पर कयामत अभी टला नहीं था। कॉम्प्लिकेशन कभी भी शुरू हो सकता था, इसलिए गहन जांच के लिए उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था। आज सुबह से ही अस्पताल में मायके का कोई सदस्य नहीं आया था। सभी को अपने त्योहार की फिक्र थी, अपने बच्चों की खुशियों की परवाह थी। बुरे से बुरे हालत में भी कोई अपनी दिवाली नहीं छोड़ना चाहता था। प्रभा देवी और नंदकिशोर जी जब से पटना आए थे, अस्पताल से वह कहीं बाहर नहीं गए थे। नहाना धोना भी वहीं अस्पताल के किसी बाथरूम में कर लेते थे। खाने के लिए कोई घर से लाकर कुछ दिया तो ठीक है, अन्यथा हॉस्पिटल के कैंटीन में जो मिलता था लाकर पति पत्नी खा लेते थे। साथ ही नीरजा को भी खिला देते थे। गोलू को उसकी मौसी
अपने साथ पहले ही दिन ले गई थी। दूर कहीं पटाखे फूटने की आवाज आई तो ख्यालों में डूबे नंदकिशोर जी की तंद्रा टूटी। आज दिवाली है ना। हाँ, नीरजा बोली। बेटा तुम घर जाओ, पूजा कर लो। मैं क्या पूजा करूं भैया, मेरी तो दिवाली ही काली हो गई है। ऐसा नहीं बोलते, ईश्वर की कृपा भी है। समझो, कोई बुरा ग्रह था जो कट गया, जख्मी करके निकल गया। भगवान का आभार प्रकट करो, फिर आप लोग भी साथ चलिए। मेरा यहाँ रहना जरूरी है, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। तुम और प्रभा हो आओ। नंदकिशोर जी बोले। मैं नहीं, प्रभा देवी बोली। मैं यहीं रहूंगी। क्यों? मैंने प्रण किया है कि मैं केशव के साथ घर जाऊंगी। हंसता मुस्कुराता हुआ केशव को साथ लेकर। दीदी, लगता है आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। हाँ हूँ, और आगे भी रहूंगी। पर मेरी नाराजगी अपनी जगह है। केशव मेरे लिए बेटे जैसा है। जब सासू माँ ने आंखें मूंद ली थी, तभी मैंने इसे अपना बेटा समझ लिया था, और बेटे को बड़ा करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कहते कहते प्रभा देवी रो पड़ी। नीरजा को समझ नहीं आया कि वह बोले तो क्या बोले। सारा दर्प घमंड, अहंकार जो कि पहले ही चूर चूर हो गया था, अब त्यागने के लिए उसके पास झूठा घमंड भी नहीं था। प्रभा देवी जो बेंच पर बैठी थी, नीरजा फर्श पर बैठकर अपना सर उनकी गोद में रख दी। फिर फपक फपक कर रोने लगी। मन का बचा कुचा मैल भी अब उसकी आंखों से बाहर निकल रहा था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।